नेपाल में जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि नेपाल चीन सीमा विवाद पर भोटे कोसी नदी के पास 20 लाख, आपको बता दूं कि घन मीटर पानी से भरी एक विशाल बैरियर लेक यानी कि अवरोधक झील बन गई है, जो तेजी से ओवरफ्लो हो रही है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने अगले 72 घंटों में इसके टूटने और विनाशकारी बाढ़ की आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी है। आने वाले 3 दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी आ सकता है। वहीं नेपाल में पहले से ही जारी तबाही के बीच इस नई झील के फटने की आशंका से निचले इलाकों और प्रशासन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर, आपसे एक बहुत ही टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आखिर इस प्राकृतिक बांध के टूटने से भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि अभी हम जिस तरीके के हालात जो है नेपाल में देख रहे हैं, कई भारतीय पर्यटक, सबसे पहले तो मैं विदेशी पर्यटक की बात करूं तो उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक हमने देखा था वो 177 पार थी और उससे भी ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है लगातार। उनमें से कई जो हैं वो भारतीय पर्यटक भी हैं। तो इससे भारत, अब जो ये नई झील की बात की जा रही है, अगर ये टूट जाती है तो उसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो वो जो फ्लैश फ्लड आया, मतलब ग्लेशियर टूटने के कारण, और उसके बाद वो चीजें हुई, वो अचानक हुआ तो तबाही ज्यादा हुई। अब उसमें जो है वो गिनती हो रही है कितने लोग मरे। कुछ लोग हजारों लोगों की बात करते हैं, कुछ 10,000 की बात करते हैं। जो हम पर्यटकों की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्यटक हैं, भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, तो इनकी संख्या निर्धारित है। लेकिन वहाँ बहुत सारे अचानक जो हुआ है उसमें नुकसान हुआ है। जो नई बात है वो ये है कि इस पूरे कारण एक और झील वहां बन चुकी है। अब वो झील अगर टूटता है तो क्या होगा, एक बड़ा सवाल है, और कितना पानी नीचे आता है। क्योंकि जैसे हमने कल देखा कि अगर वहां से वो पानी आ रहा था तो भारत में, देखिए, बिहार में पूरा सतर्क हो गया था, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके सतर्क हो गए थे। पानी जाएगा कहाँ? पानी जो निकलेगा वो तो भारत में ही आएगा, और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनेगी, यहाँ गांव डूबेंगे, यहाँ सड़कें टूटेंगी। यही होगा यहाँ भी। लेकिन हमने ये देखा कि जो 2 दिन में जो अनुमान जितना था पानी आने का, उतना पानी नहीं आया। यानी कि जो त्रासदी आई थी उसमें पानी उतनी मात्रा में थी जितनी मात्रा में गाद थी, जो धीरे धीरे बैठते बैठते, और यहाँ पानी की उतनी मात्रा नहीं, उतनी तबाही भारत में देखने को नहीं मिली। अभी भी नहीं है। जहां लोग 3 लाख क्यूसेक जो है पानी की उम्मीद कर रहे थे कि नदियों में आ जाएगा, यहाँ इतना आएगा, उसका 1/3 ही आ पाया है। लेकिन जो नई झील की बात आप कर रही हैं वो बड़ी झील है, और अगर उतना बड़ा झील अगर टूटता है वहां से, तो इस बार चूंकि चेतावनी पहले से है, अगला 72 घंटा महत्वपूर्ण है, चीन ने बता दिया है, तो उसके हिसाब से तैयारी होगी। तो लोगों की जान बचाई जा सकेगी, जो पशुओं की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो तो रहेगा ना। वो उसका नुकसान होगा, और वो उसको फिर से बनाने में जो समय लगेगा वो लगेगा। और उतना पानी अगर छूटता है तो हमारा बिहार है, हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ तक वो पानी पहुंचेगा तो यहाँ बाढ़ की स्थिति होगी। वैसे यहाँ भी कोई पहले से चेतावनी होने के बाद कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, खासतौर पे लोगों की जान का नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल सर। यहाँ भी एनडीआरएफ की टीमें हमने देखा कि तैयार हो गई थी, प्रशासन तैयार हो गया था कि हमें क्या करना है, अगर इतना ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ की स्थिति हुई तो हमें कैसे निपटना है, वो है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि अगर उतना बड़ा पानी वो टूटता है वहां से, तो किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा। पहले ही नेपाल इतना ज्यादा, मतलब ऐसी त्रासदी में है, वो जूझ रहा है। एक और अगर इस ढंग से बाढ़ आई तो नुकसान जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मुझे जो लगता है। जी बिल्कुल सर, हमने देखा भी कि इस बीच बिहार और यूपी को जो है वो अलर्ट पर रखा गया। जो सम्राट चौधरी हैं सीएम, वो भी जो है जायजा लेते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया, लगातार लोगों को जो है वो अलर्ट मोड पर रहने की बात कर रहे हैं। और इस बीच हमने कई ऐसे नेपाली लोगों की बाइट भी देखी, बाइट भी सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं, आपने गाद की जो बात
की कि गाद जो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर लोग उसमें धंस जाएं तो वो निकालना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। कई ऐसी जो है बाइटें सामने आई हैं, लेकिन इस बीच सर ये जो नया खतरा जो है वो बनता हुआ दिख रहा है 72 घंटे जिसका आपने जिक्र किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बीच एक और सवाल लेना चाहूँगी सर आपसे कि सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते जल स्तर को रोकने का आखिर क्या उपाय है? देखिए, वो उपाय ऐसा ऐसे में कुछ नहीं है। उपाय ये है कि भाई वहां की नदियों के बारे में बांध बनाए जाए, बड़े बड़े बैराज बनाए जाएं और उस पानी को वहां रोका जाए। उसके लिए बातचीत भी चल रही है, कई परियोजनाएं हैं जो नेपाल के साथ होना है, वो बनना नेपाल में है। जो भारत कह रहा है कि उसमें फायदा भी होगा, उसमें बहुत बड़ा एरिया डूब क्षेत्र में भी जाएगा और उससे बिजली बड़े पैमाने पे उत्पादित भी होगी। जैसे टिहरी का बांध है जो टिहरी में बना है और बाकी कई जगह पे जो आप बांध देख रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो एक बातचीत है। अब उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि भारत अगर कुछ करता है तो नेपाल की जो सरकार आती है वो इधर वो चीन के पक्ष में जाने लग जाती है। वो चीन उसको प्रभावित करता है। चीन चाहता है कि हमारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल आए। वो चीन जो है वो रेलवे मार्ग जो है नेपाल काठमांडू के थ्रू भारत की सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बहुत उथल पुथल रही है। कोई भी सरकार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। वो कई जो कूटनीतिक जो है कई देशों की उसका वो फंस जाता है वो, और वहां की सरकार जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है। जी भले की सरकार ही देख ले कि इतने महीने हो गए, अभी वो लगभग 6 में 3-4-5 महीने बाद तो वो एम्बेसडर से मिलना शुरू किया कि भारत के एम्बेसडर से मिले, चीन के एम्बेसडर से मिले। मतलब एक डिसीजन जो लेना चाहिए कि नेपाल के पक्ष में क्या, क्योंकि ये उनको लगता है कि इससे भारत को फायदा होगा और भारत जो है बाढ़ से बच जाएगा केवल, और जो जितनी पानी आएगा वो भारत को मिलेगा। लेकिन जबकि उनके तराई का पूरा इलाका जो है वहां सिंचाई का व्यवस्था हो सकती है, गर्मियों में पानी वहां जा सकता है, बिजली का उत्पादन हो सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो फंसे हुए हैं। नेपाल की सरकार को चाहिए कि ये जो चूंकि सिस्मिक जोन में आता है, हिमालय नया पहाड़ है, लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये भूकंप के खतरे तो रहेंगे। और वहां ऊपर में डैम बना है, सारी रास्ते मतलब वो है, तो कभी भी आ सकता है। जैसे भारत में ही आप देखो ना 2013 में बिल्कुल ठीक इसी तरह से मतलब भूकंप नहीं आया था। इस बार तो भूकंप के कारण वो पहाड़ वो जो हिमखंड जो है वो टूटा। उस वक्त भी बारिश के कारण से केदारनाथ घाटी के ऊपर जो है वो इसी ढंग से झील बन गया था और झील अचानक तो जो तबाही आई वो देखा, लगभग वही तबाही, मतलब मुझे तो 13 साल बाद लगभग वही मंजर यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन उसमें था क्या कि वो उसमें पानी ज्यादा था और मतलब बुलडोजर भी थे। यहाँ गाद ज्यादा है, तो जो भारत पे जो खतरा था कि बाढ़ आ जाएगी, पानी बहुत आएगा, तो वो नहीं दिखा मुझे भारत में। मतलब मैं जो उसको मॉनिटर कर रहा था तो वो नहीं दिखा। लेकिन नई वाली बात जो नए खतरे हैं जो चीन ने जो अलर्ट किया है 72 घंटे के लिए, हाँ वो अगर वहां से टूटा, क्योंकि पानी तो रुकेगा नहीं, या तो उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा कि उसको रास्ता मिले, वो करे। इतनी ऊंचाई पे आप कोई सिस्टम लगा नहीं सकते हैं। अगर कोई भी हल्का सा भूकंप आया या कुछ भी दबाव बढ़ा पानी का, बारिश का समय है, कोई हिमखंड फिर टूट गया, तो कभी भी वो खतरा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पहले से पता हो, इसी में देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, प्राकृतिक आपदा से आप नहीं बचा सकते किसी को, वो तो आएगी। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम जब होता है, पहले से पता होता है, तो नुकसान कम होता है। जैसे भारत में जो चक्रवात आते हैं उससे हजारों लोग मरते थे हर साल जी। वो हम जो और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ आते थे। लेकिन अब हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है, एनडीआरएफ की टीम बनाई है, तो उससे होता क्या है कि कितना भी बड़ा आए तो हम लाखों लाख लोगों को गांव खाली करवा के सुरक्षित स्थान में पहुंचा देते हैं, उनके पशुओं को पहुंचा देते हैं, और जब चक्रवात चला जाता है तो 2 दिन बाद फिर अपने घर पे वो आ जाते हैं। तो ये इसमें अर्ली वार्निंग जो है प्राकृतिक आपदा में वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मतलब ये राहत की बात है कि चीन ने पहले ही उसको पहचान लिया है और सचेत कर दिया है नेपाल को। और नेपाल क्या, मतलब भारत भी सचेत है
कि अगर वो टूटा तो हमें क्या करना है, यानी कि एनडीआरएफ की टीमें जो अभी तैनात हैं सीमावर्ती इलाकों में, जो तैयारियां भी हैं कि बाढ़ से निपटने की, वो तैयारियां आगे भी जारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं वो कि खतरा टल गया है, जी वो आगे जारी सर, रखना पड़ेगा। सर इन तमाम भी सवालों के बीच मैं आपसे एक बहुत छोटा सा जो है आपका एडवाइस या आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जो हैं वो बहुत एक कम उम्र के हैं और उनका एक्सपीरियंस भी कम है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर एक सीख के तरह मैं आपसे सवाल लेना चाहूँ कि वो डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री जो बाढ़ को लेकर जो भी तैयारियां पहले से रखता है, तो क्या कुछ सीख जो है बालेन शाह ले सकते हैं? अगर हम भारत की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, इनसे क्या सीख लिया जा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं अभी इसमें कि एक तो तत्काल राहत कि जितने बचाव और राहत कार्य हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से वो चलाया, और जहां जहां से जो मदद ले सके उनको चाहिए कि अगर उनको लगता है कि एनडीआरएफ की टीम भारत की वो ज्यादा बेहतर मदद कर सकती है, जितना कर सकती है, तो वो सबको लेकर के अभी तो उनको है कि बचाव कार्य करना, कि लोगों को जहां जहां उम्मीद है कि लोग जिंदा हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं, मलय दिवस होते हैं, वो है। इसके बाद जो काम आएगा वो मेन आएगा वो गाद को हटाने का और पुनर्निर्माण के जो नुकसान हुआ है, जो चीजें हुई हैं, जो लोगों के घर बह गए हैं, सब कुछ हुआ है, वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें दुनिया के में हर लोग सहायता करने तैयार हैं, तमाम देश सहायता करेगा, भारत भी करेगा, लेकिन वो जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे जुटाए जाएंगे, जो संसाधन जुटाए जाएंगे, जिस ढंग से होगा, इस बात को ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि भविष्य में भी इस ढंग की अगर बाढ़ आती है तो वो जो कंस्ट्रक्शन हो वो उसको झेलने में सफल हो, उसको कैसे कर सके। तो ये एक अच्छे जो वो होते हैं, प्रशासक होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जहां के भी हो, उनकी एक खासियत यही होती है कि एक विजन के साथ जो है वो पुनर्निर्माण करवाते हैं, ताकि भविष्य में 25 साल बाद, 50 साल बाद कब प्राकृतिक आपदा आएगी कोई नहीं जानता है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, ये चुनौती होती है। और मुझे लगता है कि अब बालेन शाह क्या करेंगे, अनुभव कम है, वो ये दिखाएगा कि इस जो प्राकृतिक आपदा आई है इससे नेपाल को कैसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसका मलबा तो हट जाएगा, लोग जो भी मर गए हैं, जो नुकसान हुआ है वो हो गया है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन, इस नुकसान को फिर से बना करके नेपाल को खड़ा करना, ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ा काम है, और बड़े लीडर जो है इसमें बेहतर काम करके अपनी जो कद जो है वो और बड़ा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखना है कि बालेन शाह क्या कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से अभी नेपाल जो महातबाही से जूझ रहा है, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है और ये 72 घंटे जो हैं नेपाल के लिए बहुत एक अलर्ट मोड पे रहने के लायक हैं, और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आने वाले 72 घंटों में होता है। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि नेपाल में आई महातबाही को लेकर अब चीन और नेपाल जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दरअसल नेपाल के उस दावे को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि उसकी तरफ बांध टूटने से तबाही मची। नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने इन दावों को फेक न्यूज करार दे दिया। चीन का कहना है कि 26 अगस्त को नेपाली इलाके में आए भूकंप की वजह से ग्लेशियर ढहा था। चीन ने यह साफ कहा कि आरोप लगाने से नहीं, आपसी सहयोग से ही जानें बचाई जा सकती हैं। तो सर, आपसे टू द पॉइंट एक सवाल लेना चाहूंगी कि क्या चीन ने नेपाल को समय पर अलर्ट जारी नहीं किया है, क्योंकि नेपाल कुछ और कह रहा है और चीन उस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पे सबको संभल के कर चलना चाहिए, क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है किसी की, मतलब कोई मर जाए और अगर इस ढंग की कोशिश करता है चीन, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात होगी कि कोई देश जो है वो पता होने के बावजूद भी समय पे जानकारी न दे, क्योंकि इसमें कोई किसी का नुकसान, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। और मुझे जो नजर आया कि चीन का अपना जो चेक पोस्ट था, जिसको आपने देखा कि पूरा का पूरा चेक पोस्ट बह गया और सबसे अधिक लोगों की जानें वहीं गई हैं, क्योंकि वो मानसरोवर यात्रा के लिए वो वहीं से
वो सारे की चेकिंग होती है, वहीं से निकलते हैं, वहीं उन पे मुहर लगता है। और वो जो है वो बहुत तबाही, पूरा का पूरा वो बिल्डिंग जो था वो हमने देखा है कैसे जो है वो कीचड़ और पानी में मतलब सेकंड में वो मतलब भर गया, वो कुछ सेकंड का भीतर भीतर। तो मुझे इस पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि चीन को ऐसा किया होगा, लेकिन अब चीन में चूंकि चीन है, वहां सब कुछ बंद है, सरकार के नियंत्रण में है, कोई बात नहीं आती है बाहर। जो सरकार बचाना चाहती है वही बचाना चाहती है। ये चीजें थोड़ी सा समय निकल के आएगा। अभी मैं चेक कर रहा था, जो 4.4 के वो रिक्टर स्केल पे जो आने की बात हुई है, चीन ने दावा किया है कि भूकंप आया था ऊपर में वहां पे। तो वो भूकंप आया था, उसके कारण ग्लेशियर टूटा। तो 4.4 का अगर भूकंप आया है, कितने बजे आया है, ये पता होना चाहिए सबको। ये पूरे देश में, दुनिया भर में हर जगह जो सिस्मिक मीटर्स लगे होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। मुझे कल से सुबह से मतलब कहीं दिखा नहीं मुझे, ये आज जाकर के बात आई है। ये इसकी पड़ताल करनी होगी। फिर अगर वो भूकंप वहां आया था और वहां पे ग्लेशियर टूटा, तो टूटने के कितने घंटे बाद उसने बताया कि भैया कि ये मतलब बाढ़ आई है। यानी कि अगर ग्लेशियर टूट रहा था तो क्या चीन के पास कोई सिस्टम नहीं है कि इस ढंग का ग्लेशियर टूटे और उसको जानकारी ना हो? मतलब ये संभव नहीं है। एक बात ये भी कही जा रही है कि सीधे सीधे कोई प्राकृतिक लेक नहीं फटा था, बल्कि वो नीचे कहीं वो बड़ा सा डैम बना रहा था। ग्लेशियर टूटने से जो पानी आया वो डैम तक आया, डैम का दीवार जो है वो उस भार को सहन नहीं कर पाया और वहां से वो टूट गया। चीजें कही जा रही हैं, लेकिन मैं शुरू में ही कह दिया कि ये चीजें सोशल मीडिया पे, बाकी जगह पे तरह तरह की जो है वो कहानियां गढ़ी जाती हैं। इसको हम कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि वो थ्योरीज गढ़ते हैं मन में कि हाँ ये हुआ होगा, ऐसा इसने किया होगा। हमें इसमें अभी जो है आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए। जो चीजें हैं, मान ले कि भूकंप वाली बात है, तो वो तो पता चल जाएगा कि भूकंप आया था नहीं आया था, कितने बजे आया था, कितने बजे फटा, वो चीजें हैं। इसमें चीन को भी चाहिए कि जो सारी जानकारी है वो मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सब बिल्कुल समय रहते शेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखो निर्दोष लोगों की जान गई है, निर्दोष लोगों के जो है वो संपत्ति का नुकसान हुआ है, निर्दोष लोग बह गए जो सिर्फ वहां पे कमा रहे थे, खाए थे, घूमने जा रहे थे, मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे थे और वो बह गए, सेकंड के अंदर में उनकी जान चली गई, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये वो ना कोई क्राइम कर रहे थे, ना वार में थे, ना कुछ नहीं कर रहे थे, वो निर्दोष लोग थे। अगर कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है और निर्दोष लोगों की जान लेने की कोशिश होती है, तो वो तो मतलब क्राइम है ना। वो कोई एक्ट इस ढंग का नहीं कि माफ किया जा सके। तो मुझे लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं, चीन को भी इस पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो सामने आकर के उस चीजों को रखना चाहिए। और बाकी दुनिया में भी, चूंकि ऐसा कुछ है नहीं, देखो दुनिया के चप्पे चप्पे पे जो है वो अब सैटेलाइट की नजर होती है, तो कोई ना कोई सैटेलाइट की नजर वहां पे भी होगी। अगर वो चीजें ढूंढी जाएंगी तो वो मिल जाएगा कि कब वो हुआ था, कैसे हुआ था। और चीन तो इतना एक्सपर्ट है, वो अगर वहां पे ग्लेशियर टूटा और चीन को खबर नहीं हो सकी, तो ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई। सर, तो इन तमाम चर्चाओं के बीच एक और अहम सवाल ये है आपसे कि इस विवाद का नेपाल और चीन के कूटनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, टू अर्ली टू से। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि भारत जिस ढंग से आया सहायता करने, जिस ढंग से कल ही उसने वो राहत सामग्री भेज दी, आज फिर राहत सामग्री जा रही है, भारत प्रधानमंत्री तत्काल बालन शाह से बातचीत की है, तो ये मतलब आपदा के समय में भारत एक हेल्पिंग हैंड बढ़ा करके, सहायता का दे करके वो दिल जीतने में भारत की महारत है, और खासतौर पे मोदी सरकार की महारत है। हमने ये देखा है, श्रीलंका में देखा है कि श्रीलंका में जब हुआ था आर्थिक संकट आया तो भारत ने कैसे उसको बाहर निकाला। जो वहां पे चीन के प्रभुत्व में वो जा रहा था, अब वो कह रहा है कि नहीं, भारत जो कहेगा हम वो करेंगे। भारत के प्रति जो है श्रीलंका मतलब वो है, शुक्रगुजार है कि उसने इतने बड़े संकट से भारत की मदद से निकला। ऐसे ही मालदीव में जब संकट आया चक्रवात के कारण, उसके पूरे के पूरे वो पानी साफ करने के यंत्र थे वो फेल हो गए। भारत ने तत्काल
मतलब करोड़ों लीटर पानी भेज करके वहां पे वो पीने की पानी मुहैया करवाई। तो आप देखोगे कि वहां के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के खिलाफ भाषण दे करके चुनाव जीत के आए, अब वो भारत के पक्ष की बात करते हैं। ऐसे ही जापान का क्या, टर्की जो मतलब पाकिस्तान को जो है ड्रोन भेज रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वहां जब भूकंप आया तो सबसे अधिक सहायता सामग्री जो भारत ने भेजी और तत्काल भेजी। तो पूरी दुनिया में और खास तौर पे पूरे एशिया के क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक इलाके में भारत एक आपदा प्रबंधन के एक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। और ये जो समय होता है कि जब आपदा में आप होते हैं, सरकारें भले बदल जाएं, सरकार प्रधानमंत्री भले कुछ सोचे, लेकिन जनता याद रखती है कि देखो ये एक देश था जिसने उस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। और जनता के सेंटिमेंट जो है लोकतंत्र में वो महत्वपूर्ण होता है, कोई भी सरकार जो है उसको नकार नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो ये जो चीन के साथ क्या होगा संबंध, क्या कूटनीति क्या होगा नहीं होगा, ये अभी बहुत जल्दी हो जाएगा अनुमान लगाना। वो देखना पड़ेगा कि वहां से क्या सहायता आई है, वहां की जनता क्या सोचती है, भारत कैसे करता है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 2-4 महीने में आपको दिखेगा। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि 2-4 महीने में ये दिखेगा कि नेपाल जो है वो चीन को अभी भी मान रहा है कि हम चीन की तरफ हैं, या भारत के साथ जो उसके रोटी बेटी और बिल्कुल एकदम सहोदर वाले संबंध हैं, वो संबंधों को तरजीह देता है और जैसे पुराने संबंध भारत के साथ हैं उस तरफ आता है। ये देखना पड़ेगा, 2-3 महीने में आपको इसका जो है इम्पैक्ट दिखेगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से अभी नेपाल में इस महातबाही के बीच चीन और नेपाल के बीच कहीं ना कहीं जो है अब आरोप और प्रत्यारोप का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। नेपाल ने एक बयान जारी किया तो उस पर चीन ने भी जो है उसको खारिज करते हुए कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पर क्या कुछ और अपडेट्स आने हैं वो हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे एक्सपर्ट इस पर आपको जो है राय देंगे। आखिर अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को होने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम पर घमासान छिड़ गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इस निजी कार्यक्रम का विरोध किया। इस पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने तीखा पलटवार किया। मिलबेन ने ये कहा है कि ये विरोध सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से दुश्मनी के कारण ही हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेडिसन स्क्वायर पूंजीवाद से चलता है, समाजवादियों के भाषणों से नहीं। मेयर इस कार्यक्रम को कभी रद्द नहीं करा सकते। उन्होंने ममदानी को तंज भरे अंदाज में सलाह दी कि वे खुद फंड जुटाएं और मोदी विरोधी बातें कहने के लिए अपनी अलग रैली निकालें। इस बयान के बाद अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सर टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूँगी, मोहन भागवत को लेकर लगातार अमेरिका में जो है ये ममदानी की तरफ से विरोध हम देख रहे हैं, तो क्या मोहन भागवत के अमेरिकी कार्यक्रम से भारत और अमेरिका संबंध प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, कोई प्रभावित नहीं होंगे। कोई जो ममदानी कह रहे हैं, जो वहां अमेरिका में सरकार है वो उसके खिलाफ वाली सरकार है। ये लेफ्ट लिबरल हैं, ये लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेट वाले हैं ये जी। और ये लेफ्ट लिबरल का वहां देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मोहन भागवत की जो 3 देशों की यात्रा पे हैं, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे और ब्रिटेन भी जाएंगे, वो ये किसी संचालक की पहली फॉरेन आउटरीच है। विदेश में कभी गए होंगे गुरु गोलवलकर, कभी 60 के दशक में गए होंगे, मैंने तो कभी सुना नहीं। मतलब लोग जो मैंने पता करने की कोशिश की तो बोले कि हाँ वो कभी गए होंगे, लेकिन वो निजी यात्रा होती थी, कुछ परिवारों से मिलने का होता था, छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे। इस बार जो है ये ग्लोबल आउटरीच के तहत है। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और उस अवसर पे ये देशों में जा रहे हैं और यहाँ पे इन देशों में भारत के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ पूरा का पूरा दुष्प्रचार चलता था। ये लेफ्ट लिबरल जो है वो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए
वो पूरा का पूरा वो प्रचार दुष्प्रचार करते थे वहां पे। तमाम यूनिवर्सिटीज में वो बच्चों को ट्रोल करते थे, छात्रों को ट्रोल करते थे। वो दिखाते थे कि हिंदुत्व से दूर रहो, जाति पाता है और ये वो महिला सब कुछ करके विरोध करते थे वो। और जो हिंदुत्व को मानने वाले थे उनको भी करते थे वो। अब मोहन भागवत जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, खुद वहां जाकर के उन सवालों का जवाब देंगे। और इससे पूरा का पूरा हड़कंप मच गया है लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में अमेरिका में जी। कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो फिर क्या होगा। जैसे कहते हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मुसलमानों को बाहर करने की बात करता है, ये फासिस्ट संगठन है। मैंने कई वहां पे यूट्यूबर के, सोशल मीडिया के, इंस्टा पे और सबके वो देखे हमने। वहां के लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बिना धर्म पूछे, बिना जाति पूछे, बिना नागरिकता पूछे, जहां भी कहीं आपदा आती है आरएसएस वहां सबकी मदद करता है, कुछ पूछता ही नहीं। इस पे आरोप कैसे लगा सकते हो ये। और दूसरा कि हिंदुत्व को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव है, हिंदुत्व में इतना खतरा खराब है, ऐसे है, किसी को आजादी नहीं है, महिलाएं जो है बिल्कुल त्रस्त रहती हैं। वो जो अभी इन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने जो शुरू किया था पुणे वाला, वही लेफ्ट लिबरल गैंग वाला है वो। और इसी ममतानी से मिलने के लिए ये जा रहे थे आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिसके कारण से पता चल गया तो इजाजत सरकार ने नहीं दी, वो इंग्लैंड से उनको लौटना पड़ा, ब्रिटेन से। आप देखो 2-3 दिन पहले ही की बात है, 23 तारीख को लौटे वो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ये। और ये आरएसएस के आउटरीच का प्रोग्राम है। और ये अगर आरएसएस पूरी दुनिया में जाकर के और मोहन भागवत जाकर के जितने सवाल उठ रहे हैं आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सबका जवाब यहाँ तो देते ही रहे हैं। यहाँ तो आपने हर शहर में उनको देखा। उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा कि हमारा कोई उससे दुश्मनी नहीं है, हमारा डीएनए एक है, हम एक देश के वासी हैं। उन्होंने भारत में लोगों को कहा कि भाई हर मतलब वो उसमें मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश मत करो, वो जैसे है वो हमें अब एक साथ मिलके रहना है, आगे बढ़ना है। ये तमाम चीजें यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग जान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बाहर उल्टा फैलाया जा रहा है। और भारत के खिलाफ जो लेख भी लिखने वाले हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, बाकी जगह में लिखने वाले हैं, वो वही लेफ्ट लिबरल हैं जो भारत की खराब छवि वहां पेश करते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ लिखने वाले हैं, वो लिखते रहते हैं, प्रचार करते हैं, संगठन बना रखा है कि हिंदुत्व को खत्म करना है हमें। बिल्कुल। उनकी फंडिंग होती है। अगर वहां जाकर के मोहन भागवत हिंदुत्व के बारे में, बाकी चीजों के बारे में अगर बहुत क्लियरिटी के साथ लोग रखते हैं, तो इसके कारण से पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। ममतानी के ऊपर दबाव है कि भैया कैसे मेयर हो, वो बोल दिया ना कि हम नहीं कर सकते हैं वो उसको कैंसिल। वो कोई भी करते हो तो लोग जो लेफ्ट लेवल वाले लिख रहे हैं कि भाई किसी तरह से कैंसिल करो, मोहन भागवत को नहीं बोलने देना है यहाँ पे। तो सर, इस मुद्दे पर यानी कि अमेरिका में तो बहस छिड़ी हुई है। इस बीच एक सवाल आपसे समझना चाहूंगी कि क्या स्थानीय प्रशासन कानूनी रूप से ये निजी कार्यक्रम रोक सकता है? नहीं रोक सकता है जी, नहीं रोक सकता है भाई। वहां अमेरिका में तो बोलने की आजादी है ना जी, लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र अगर वहां पे है तो वो किसी को बोलने से कैसे रोक दोगे आप? और वहां के लोग ही ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं तो तुम अपनी कार्यक्रम करो, उसमें बताओ अपनी बात। ये तो अपनी बात रखे जा रहे हैं, जनता तय करेगी ना कि किसकी बात सही है। तो ये जो है, मैं दर्शकों के मतलब कहता हूं, लोगों को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है आरएसएस का, ग्लोबल आउटरीच का। पहली बार 100 साल का संगठन हो गया है, ये अपने में लिया है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हिंदुत्व को लेकर के एक मत जो बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था, वो हुआ था 1893 में शिकागो में, जो वो जो धर्म संसद जो हुई थी, सब दुनिया के सभी देशों के सभी धर्मों के लोग आए थे। और विवेकानंद का जो भाषण था वहां पे, वो टर्निंग पॉइंट था अमेरिका में, जो हिंदुत्व के फॉलोअर जो आ गए थे और बड़े बड़े लोग उनके विवेकानंद के वो बन गए थे, दोस्त बन गए थे और शिष्य बन गए थे।
तो वो उस ढंग की चीज है कि जो हिंदुत्व को लोग नहीं जानते हैं, और एक पूरा पिछले 50-60 साल में एक लेफ्ट लिबरल गैंग का एक पूरा का पूरा वहां पे बन गया है इकोसिस्टम, जो हिंदुत्व के खिलाफ वहां दुष्प्रचार करता है, अखबारों में लिखता है, बाकी जगह करता है। इंडिया के लोग लेफ्ट लिबरल वाले भी जो हैं वो वहां लिखते हैं। ये स्थिति करना जरूरी है। वहां का यूएस का जो ह्यूमन राइट विंग है, अभी 2 दिन पहले फिर उसने वो जारी कर दिया कि भारत में ये हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, उसको जीने दिया रहा है, कश्मीर में इतने लोगों को मारा जा रहा है, जबकि यहाँ किसी के साथ कुछ है नहीं जी। तो देखो उसी ढंग के लोग हैं। अब वहां जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा, वहां बहस नहीं होगी, वहां लोगों को पता नहीं चलेगा कि आरएसएस क्या है, हिंदुत्व क्या है, भाजपा क्या है, तो क्या होगा? जी, सरकार बिल्कुल। तो बोल सकते एक बार में। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो आउटरीच अभी है।